जब हम मानव इतिहास के पन्नों में नजर दौड़ाकर देखते हैं तो हमें बहुत सारे समूह ऐसे दिखते हैं जो किसी ना किसी रूप से वंचनाओं के शिकार रहे हैं, जो किसी ना किसी रूप से वंचित रहे हैं, जो किसी ना किसी रूप से समाज के दूसरे वर्गों द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। उसी समूहों में से एक समूह होता है दिव्यांग लोगों का समूह। जी हाँ दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सीरीज चल रही है BCDZ 172 और चैप्टर है 10। चैप्टर का नाम है जेंडर और दिव्यांगता। ये चैप्टर आपको यही बताने वाला है कि आखिर दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। और देखो, दिव्यांग होना अपने आप में समस्या नहीं है। दिव्यांगता में महिलाओं का होना उससे भी बड़ी समस्या हो जाती है। उसके बाद अगर वो महिला गरीब वर्ग से आती है तो वो और एक और बड़ी समस्या बन जाती है। यानी कि एक महिला होने के नाते भी उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, एक गरीब होने के नाते भी उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, ऊपर से वो दिव्यांग है इसलिए भी उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ऐसे में ऐसी महिलाओं को समाज में किस नज़रिए से देखा जाता है? क्या वो समाज में वो सम्मान कभी पा पाएंगी जिस सम्मान की वो अधिकारी हैं? आखिर वो भी तो एक मनुष्य हैं। ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर ये वाला चैप्टर आपको देने वाला है। चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है, प्रस्तावना जो कि हमें कुल मिलाकर दिव्यांग शब्द का अर्थ बताती है। और प्रस्तावना ये कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है जब हम दिव्यांगता के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी रूप से कमी होगी, उसके अंदर शारीरिक रूप से कमी होगी, वो किसी त्रासदी का शिकार बन गया होगा, समाज के ऊपर वो अभिशाप है, ऐसे बहुत सारे ना वर्ड्स हमारे मन में आते होंगे। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। दिव्यांगता ऐसी बहुत सारी धारणाओं को चुनौती देती है। पता है दिव्यांगता क्या है? तो जब आप पेपर में लिखेंगे तो दिव्यांगता एक ऐसी सीमा है जो व्यक्ति को हर तरीके से प्रभावित करती है, जो अन्य व्यक्तियों के मुकाबले समाज में अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाता। यानी कि एक व्यक्ति पर किसी भी तरीके से किसी कार्य करने की जो रोक लगती है, एक सीमा लगती है, वही सीमा जो उसे प्रभावित कर रही है वही तो क्या है, दिव्यांगता। जिसकी वजह से एक व्यक्ति कम्युनिटी में, समाज के जीवन में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता जिस तरीके से सामान्य लोग कर पाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति समाज में किसी गतिविधि में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा तो ये मान लीजिए वो किसी न किसी रूप से दिव्यांग है। तो वैसे तो हम सोचते हैं कि रीढ़ की हड्डी में चोट या मस्तिष्क पर कोई आघात है, अंधापन है, बहरापन है, बोलने में दिक्कत है, अंग विच्छेद है, मानसिक मंदता है, बौद्धिक दिव्यांगता है। तो ये सारी दिव्यांगताओं की दशाओं के उदाहरण हैं। लेकिन आज बहुत सारी लिस्ट इसमें और ज़्यादा जुड़ गई हैं। आज बहुत सारे और भी जो अक्षमताएं हैं वो इसमें जुड़ गई हैं। आज अगर आप सोच भी नहीं पा रहे, आपके अंदर सोचने की क्षमता की कमी है, तो भी आप दिव्यांग हैं। ऐसा दिव्यांगता की जो नई परिभाषा है वो है। अगर आप कुछ चीज़ें खा रहे हैं और आपको उसके स्वाद का अनुभव नहीं हो रहा है तो भी आप दिव्यांग हैं। यानी कि जो पहले लोग ये सोचते थे कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, या कोई अंधा है, या फिर किसी के कानों में दिक्कत है, तो वही बंदा दिव्यांग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति वो दिव्यांग हो सकता है जो किसी न किसी रूप से समाज में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में दिव्यांगता की बहुत सारी श्रेणियां बना दी गई हैं। तो साधारण शब्दों में आप देखोगे दिव्यांगता क्या है, तो साधारण शब्दों में दिव्यांगता मस्तिष्क या शरीर की एक ऐसी दशा है, एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के कार्य करने की दिशा को प्रभावित कर रही है। डेली रूटीन की गतिविधियों में जो हमारी भाग लेने की योग्यता है उसमें हस्तक्षेप कर रही है। तो ऐसे में दिव्यांगता की परिभाषा एक व्यापक परिभाषा हो जाती है। दिव्यांगता किसी व्यक्ति की सिर्फ चिकित्सीय समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक समस्या ही बन गई है। उदाहरण के लिए, यदि किसी महिला की देखने की क्षमता खत्म हो गई है तो ये उसका अंधापन है। किंतु उसके आसपास का जो परिवेश है, उसके आसपास की जो सोसाइटी है, उसके कामकाज को और भी ज़्यादा कठिन बना दे रही है, उसको और भी ज़्यादा खतरनाक बना दे रही है। इस प्रकार वह महिला दिव्यांग भी बन जाती है, उसके जीवन की गुणवत्ता दुष्प्रभावित हो जाती है। दिव्यांगता के जो मुद्दे हैं वो दो टाइप के हैं, एक चिकित्सीय और एक सामाजिक। तो देखो, एक बंदा जो शारीरिक रूप से दिव्यांग है, बात ये नहीं है, बात ये भी है कि आसपास की सोसाइटी उससे कैसा बिहेव कर रही है। समस्या यहाँ पर आके और बड़ी हो जाती है। जो दिव्यांग व्यक्तियों का समूह है, इसमें जो महिलाओं का समूह है, उन महिलाओं के समूह के बाद सबसे बड़ी जो माइनॉरिटी वो दिव्यांग है। यानी कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं, अगर उसके बाद सबसे ज़्यादा भेदभाव किए जाते हो तो दिव्यांग लोगों के साथ किए जाते हैं। दिव्यांगता देखो, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जन्मजात लेकर होता है। कई बार दिव्यांगता समाज जीवन में कभी भी आ सकती है, व्यक्ति के जीवन में कभी भी आ सकती है। तो जो बंदा जन्म से ही दिव्यांग होता है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असक्षम होता है, वो तो जन्मजात दिव्यांगता होती है। लेकिन कई बार ना जीवन में बहुत सारे पड़ाव ऐसे आते हैं कि क्या होता है, चोट लग जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से मनुष्य दिव्यांगता को ग्रहण कर लेता है और वो दिव्यांग हो जाता है। तो ऐसा क्या होता, कई बार ना समय बढ़ने के साथ, मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ भी उसके अंदर दिव्यांगता आ जाती है। कई बार ज़्यादा उम्र हो जाती है तो बंदे की देखने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है, चलने फिरने और भागने की शक्ति कम हो जाती है। तो दिव्यांगता ना जीवन में कभी भी आ सकती है। ये मत सोचो कि दिव्यांगता जन्मजाति होगी। कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो उस घटना के माध्यम से कई बार बहुत सारे व्यक्ति अपने शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंगों को खो देते हैं। तो दिव्यांगता कभी भी आ सकती है।
दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांगता के प्रकार और दिव्यांगता की मात्रा की दृष्टि से एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कोई बंदा आंखों से दिव्यांग है, कोई बंदा कानों से दिव्यांग है, कोई बंदा मस्तिष्क से दिव्यांग है। तो ये चीज़ें एक दूसरे से वो प्रभावित करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जेंडर उसका क्या है, स्त्री है या पुरुष है, ये भी दिव्यांगता में मतभेद ला रहे हैं। कौन से वर्ग से है, अपर क्लास से है, लोअर क्लास से है, कौन सी जाति से है, कौन सी नस्ल से है, निर्जातीयता क्या है, यूनिकता क्या है, निवास स्थान कहाँ है। तो बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारक ये तय करते हैं कि दिव्यांगता को किस प्रकार से फील किया जाना है, उसे किस प्रकार से समझा जाना है। जैसे एक उच्च वर्ग के व्यक्ति अगर कोई दिव्यांग है, तो उसके साथ शायद वो भेदभाव ना हो जो एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ हो। एक पुरुष अगर दिव्यांग है तो शायद उसके साथ वो भेदभाव ना हो जो एक स्त्री के साथ हो। उदाहरण के लिए कोई ग्रामीण व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रामीण व्यक्ति है, अगर उसका हाथ या पैर कट जाए तो वो गांव में बिल्कुल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्यों? गांव का प्रमुख कार्य कृषि करना, और वो बंदा कृषि कर ही नहीं पाएगा क्योंकि खेतों में वो आजीविका नहीं चला पाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति ऐसा है जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, मस्तिष्क रूप से वो क्या है, पिछड़ा हुआ है, तो उसकी जगह ना शहरों में नहीं है, लेकिन उसकी जगह गांव में है, गांव में वो खेती कर सकता है, तो गांव में उसे बौद्धिक दिव्यांग नहीं कहा जाएगा। हाँ, मूर्ख कह के उसका मजाक तो उड़ाया जाएगा। लेकिन शहरी जीवन में बात की जाए तो शहरी जीवन में जितने भी कार्य हैं वो बौद्धिक व्यक्ति वाले हैं, बौद्धिक क्षमताओं वाले हैं, मेंटली स्किल्स वाले हैं। तो ऐसे में जो बंदा सोचने की क्षमता जिसकी कम है, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसका शहरों में गुजारा नहीं हो सकता। ऐसे मंदबुद्धि वाले व्यक्ति का शहरों में गुजारा नहीं हो सकता, उसे नौकरी पाने में प्राथमिकता नहीं मिलती है। तो बात यही आती है, मुद्दा यही आता है कि फाइनली दिव्यांगता है क्या? क्या दिव्यांग होने का मतलब यह है कि दिव्यांगता जन्म से है? तो देखिए, दिव्यांगता जो जन्म से है वो जन्मजात है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जाएगा, व्यक्ति की उम्र आगे बढ़ती जाएगी, तो और भी बहुत सारी समस्याएं आती जाएंगी। कई बार ऐसा होता है मानसिक रूप से व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। कई बार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में उस व्यक्ति के विकास को कमजोरी मिलती है। इसके अलावा कई बार व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, चोट लग जाती है, उम्र बढ़ने की वजह से समस्याएं आ जाती हैं। दिव्यांगता कई बार वृद्धिमान प्रकृति की भी हो सकती हैं, जो व्यक्ति की दशा के समय बद से बदतर होती जाती है। यानी कुछ प्रकार की दिव्यांगता ऐसी होती है जो समय के साथ और भी ज़्यादा बद से बदतर होती जाती हैं। वैसे तो आमतौर पर अगर आप दिव्यांगताओं में देखोगे तो अंधत्व होता है, मूक बधिर होना होता है, पैरों की दिव्यांगता होती है, मानसिक मंदता होती है, मस्तिष्क में आघात रहता है, कई बार मनुष्य का भुजाओं पर, अपने हाथों पर, पैरों पर नियंत्रण नहीं होता है, कई बार मानसिक बीमारी हो जाती है। तो ये कुछ जनरली दिव्यांगता है जो समाज में चलित हैं। कानूनी दस्तावेजों में देखोगे तो दिव्यांगता को अलग अलग टाइप से परिभाषित किया गया है, सार्वजनिक सहायता के लिए उन्हें बनाया गया है। अगर आप मानव अधिकार अधिनियम 2016 की परिभाषा देखोगे तो उसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता दिखाई गई है, जबकि 1995 में ये सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप की थी। यानी कि 1995 में 7 प्रकार की दिव्यांगता की पहचान की गई थी, अब ये लगभग 21 टाइप की दिव्यांगता की पहचान कर दी गई है। तो दिव्यांग व्यक्ति जनसंख्या के सबसे ज़्यादा तिरस्कृत वर्ग में से आ रहा है, सबसे ज़्यादा अपमानित वर्ग में से आ रहा है, हाशिए पर है, उसे मौलिक नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। लोकतंत्र में जिन अधिकारों की गारंटी दी गई उन अधिकारों से वो पीछे है, और ऐसे में अगर वो महिला है तो उसकी दुर्दशा और भी ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि उसे जेंडर और दिव्यांगता दोहरे दमन का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग महिलाओं को न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि घरेलू रूप से भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। अगर दिव्यांग पुरुष है तो शायद उसके साथ जितना भेदभाव होगा उतना उससे भी दुगना दुगना 4 गुना भेदभाव महिलाओं के साथ होगा। एक दिव्यांग लड़की को परिवार के लिए अभिशाप समझा जाता है, अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के जो आंकड़े देती है वो ये देती है कि भारत में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांगता के शिकार हैं, जो कि भारत की जनसंख्या का लगभग 2.11% है। और इनमें से 1.5 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ लोग कौन है, महिलाएं हैं। इसका मतलब ये है कि 44% लगभग महिलाएं क्या हैं, दिव्यांग हैं। और दिव्यांगता की अगर बड़ी परिभाषा का यूज़ करोगे तो डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि 6 से 10% हिस्से देश के ऐसे हैं, यानी कि लगभग 7 से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं। तो आपको ये तो पता चल गया दिव्यांग क्या है, आपको ये भी पता चल गया कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें दिव्यांग लोगों का परसेंटेज क्या है। इसके अलावा भी दिव्यांगता कई टाइप की जिनकी खोज करना अभी भी बाकी है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि दिव्यांगता क्या है, इसे परिभाषित कीजिए, तो आई होप सो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में ये आता है कि दिव्यांगता से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या हैं। तो देखो, रूढ़िवादी धारणाएं वो हैं जो परंपरागत रूप से चली आ रही हैं और ये इतिहास में हमेशा से रही हैं। और इसमें यह देखा गया है कि जो दिव्यांग लोग हैं ये हमेशा भय की भावना से ग्रसित होते हैं, इनके अंदर आतंक सा होता है, ये हमेशा तिरस्कार की भावना से ग्रसित समझे जाते हैं।
इन्हें अवान्य रूप से आंका जाता है। कई बार जो दिव्यांग लोग हैं उनके मन में खुद ही आता है, वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। कोई उनकी अगर हेल्प करना चाहता है ना, तो उसकी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि यार समाज ना इन्हें पिछड़ा हुआ समझ रहा है, इसी वजह से इनकी हेल्प करना चाह रहा है। जबकि चाहे समाज इसलिए हेल्प करना चाहता हो क्योंकि उसकी प्रवृत्ति सोशल वर्कर की है, बट फिर भी वो बंदा अपने आप को ऐसा सोचेगा। एक जो दिव्यांग व्यक्ति है उसकी छवि एक सनकी के रूप में मानी जाती है, एक असहाय व्यक्ति के रूप में मानी जाती है। परिवार और समाज के लिए उसे आजीवन बोझ समझा जाता है। यहाँ तक कि धर्मों में भी ये दिखाया गया, जैसे आप रामायण देख लो, महाभारत देख लो, तो रामायण में जो मंत्रा दासी का करेक्टर दिखाया गया, वो दिखाया गया कि उसका कुबड़ निकला हुआ है। महाभारत में जो शकुनी है वो लंगड़ा है। तो यानी कि ये लोग गलत कार्य करते हैं, ऐसी छवि दिखा गई है समाज में। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि अगर पिछले जन्म में तुमने कुकर्म किए हैं तो इस जन्म में तुम दिव्यांग हो जाओगे। तो ऐसी धारणाएं चलित हैं बहुत सारे समाजों में। गैर दिव्यांग लोगों द्वारा दिव्यांगों के बारे में जो छवि है, वो छवि भी उन्हें हाशिए पे ढकेल देती है, जिसकी वजह से ये बेचारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसका परिणाम होता है कि ये लोग डिएक्टिव हो जाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने लग जाते हैं, अकेलेपन का जीवन जीने लग जाते हैं, निम्न स्तर का इनका आत्मसम्मान होता है, और जो पहल करने की प्रवृत्ति वो खत्म हो जाती है कि यानी कि सबसे पहले मैं ये कार्य करूंगा, ये चीज़ ये नहीं कह पाते हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रबंधन में दया, अलगाव, भेदभाव, उनके ऊपर लांछन लगाना, ऐसी बातें ना सोसाइटी में बहुत आसानी से क्या हो जाती हैं, चालू हो जाती हैं। तो ऐसे में ये जो सोसाइटी है ना, इसे खुद नॉलेज लेनी चाहिए ताकि ना उसे कैसे आगे चीज़ों को लेकर चलना है पता चल जाए। क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारी कम्युनिटी हैं और बहुत सारी कम्युनिटी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में सोसाइटी जब तक अवेयर नहीं होगी, जब तक एजुकेशन का लेवल हर स्तर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं भाई। तो भारत में अगर दिव्यांगजनों की बात करोगे तो लोगों का नज़रिया अलग ही टाइप का है, क्योंकि भारत के लोग थोड़े से दयालु भाव के होते हैं। तो ऐसे में सेवा भाव, कल्याण पर आधारित सामाजिक नीतियाँ बहुत सारी दिखाई देती हैं। बहुत सारी एनजीओ सेक्टर हैं, बहुत सारे कम्युनिटी लेवल पर लोग हैं, खुद कई बार लोग अपने स्तर पर पहल करते हैं। भारत में देखोगे तो बहुत सारी सहायक सामग्रियाँ भी बनी है, जैसे पट्टियाँ बनी हैं, बैसाखियाँ हैं, श्रवण यंत्र यानी कि सुनने के यंत्र हैं, बहुत सारे चिकित्सीय पुनर्वास हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के विद्यालय भी बनाए गए हैं, जिसमें दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा के माध्यम से भी उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आज दिव्यांगता का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जा रहा है। 1981 के बाद से लगातार इसमें बदलाव आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, जितने भी लोग निम्न स्तर पर हैं उन्हें आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण दिया जा रहा है, और समाज में जो सामाजिक न्याय का वायदा सरकार ने करा था, इसको पूरा करने के लिए सरकार समय समय पर नियम कानून बना रही है, जैसे कि 1995 में एक कानून बनाया भी गया। तो वर्तमान में तो पहले तो ये एक वर्ड यूज़ किया जाता था अपंग, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट ने तो ये तक कर दिया कि इस शब्द को ही खत्म कर दिया और उस शब्द की जगह एक नया शब्द लिया है, दिव्यांग। इंटरनेशनल लेवल पर भी दिव्यांगों के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। भारत ने 2007 में यूएनओ की घोषणा पर साइन भी किए थे कि हम दिव्यांगता को, सेवा भाव को बढ़ावा देंगे, उनको ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देंगे, उनके सामाजिक कल्याण के लिए वर्क करेंगे। तो यहाँ से चैप्टर से दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है, दिव्यांगता को परिभाषित कीजिए, और दिव्यांगता के संदर्भ में रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं उनको व्याख्यात कीजिए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी प्रश्न आया तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देने में क्या हो, सक्षम हो। अब मुद्दा ये आता है कि दिव्यांगता में महिलाओं की स्थिति क्या है, दिव्यांगता और जेंडर किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दिव्यांगों की दुर्दशा तो आपको पता चल चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। तो कह रहा है दिव्यांग महिलाओं की दुर्दशा दिव्यांग पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होती है, क्योंकि समाज जो हमारा है वो पुरुष प्रधान है। तो ऐसे में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ सुंदरता की एक वस्तु माना जाता है, महिलाओं के स्वस्थ शरीर को ही आदर्श माना जाता है। ऐसे में महिला अगर दिव्यांग हो तो क्या होता है, उसे समाज में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ता है। दिव्यांग महिलाओं को स्तंभ विहीन लिंग भेद के रूप में सामना करना पड़ता है। ये माना जाता है कि वो एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में कभी भी एक सक्षम नारी नहीं बन पाएगी। उन्हें लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। हालांकि पुरुष भी प्रताड़ना झेलते हैं, पुरुषों को भी शर्मिंदा होना पड़ता है कि वो पर्याप्त पुरुष नहीं हैं, वो परिवार के ऊपर निर्भर हैं, परिवार के ऊपर बोझ बन गए हैं, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वो कभी संसाधन नहीं जुटा पाएंगे, वो कभी कमा नहीं पाएंगे, ऐसा पुरुषों को झेलना पड़ता है। लेकिन महिलाओं को इससे भी ज़्यादा चुकाना पड़ता है। जैसे कि 2011 की जनगणना में हमें पता चला कि किस प्रकार के आंकड़े दिव्यांग लोगों के बारे में बताते हैं कि भारत में दिव्यांग महिलाओं की जनसंख्या लगभग 1.1 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 4% है। ऐसे में इन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे दी जाएं, इनके पुनर्वास जैसी जो सुविधाएं इन्हें कैसे दी जाएं। भारत में जो अधिकांश दिव्यांग महिलाएं ये तिहरे भेदभाव का शिकार होती हैं। पहला भेदभाव इनका होता है कि महिलाओं होने के नाते इनसे भेदभाव किया जाता है कि सेकंड जेंडर है। दूसरी बात यह है कि दिव्यांग हैं। तीसरी बात यह है कि गरीब हैं। तो ऐसे में गरीब महिला होना तो अभिशाप है ही है, और उसमें भी दिव्यांग होना और भी ज़्यादा अभिशाप है। अब इनका विवाह और पारिवारिक जीवन कैसा रहता है, तो देखो, एक दिव्यांग महिला के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वो गर्भ निर्मात्री
पत्नी और माँ की जो मानकीय भूमिका है इन्हें नहीं निभा सकती। क्योंकि जो एक सामान्य महिला है उसकी सुंदर शारीरिक छवि की हमारे समाज में धारणा है कि एक महिला सुंदर होगी, उसकी शारीरिक बनावट अच्छी होगी। तो ऐसे में परिवार जो है वो दिव्यांग लड़कियों को छिपा कर रखता है, उसे बाहर निकालने और शिक्षा या रोजगार जैसी मूलभूत जरूरतों से वंचित कर दिया जाता है। दिव्यांग पुरुषों की तुलना में दिव्यांग महिलाओं के विवाह की संभावनाएं कम होती हैं। उनके यौनिक साझेदार कम होते हैं। उन्हें हाउसवाइफ या माँ के रूप में संदेह रखा जाता है कि वो अपने बच्चों को सही से नहीं संभाल पाएंगी। इवन कई बार तो ये समझा जाता है कि जो दिव्यांग महिला है उसका जो बच्चा होगा वो भी कहीं दिव्यांग ना हो जाए। दिव्यांग महिलाएं घर के कामकाज को अच्छी तरह नहीं कर पाएंगी, इस वजह से भी उनकी शादियां नहीं होती हैं। वो स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगी, इसलिए भी उनकी शादियां नहीं होती हैं। वो अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर पाएंगी, इसलिए भी उनकी शादियां नहीं होती हैं। और अगर होती भी है तो उम्र दराज पुरुषों से उनकी शादियां कर दी जाती हैं, या एक ऐसे पुरुष से शादी कर दी जाती है जो अस्वस्थ होता है। तो जिससे पता चलता है कि जो दिव्यांग महिलाएं हैं, इनका वैवाहिक जीवन बड़ा कष्टमय रहता है। इनके पास उतने विकल्प नहीं होते जितना विकल्प एक जनरल स्त्री के पास होते हैं। हिंसा और उत्पीड़न, चूंकि दिव्यांग महिलाएं अशक्त होती हैं, उपेक्षित होती हैं, गुमनाम होती हैं, तो ऐसे में इनके लिए हिंसा बड़ा आसान हो जाती है। डेली रूटीन के कार्यों में जैसे कपड़े पहनने, भोजन करने जैसी गतिविधियों में दूसरों पर डिपेंड होती हैं, जिसकी वजह से दिव्यांग महिलाओं को घर पर भी और बाहर भी उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगी, वो भाग नहीं सकती, वो चीख कर सहायता नहीं मांग सकती। तो विकासात्मक जो दिव्यांगता के शिकार व्यक्ति भी, यानी कि जो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं महिलाएं, उन्हें भी दूसरों पर अधिक विश्वास करने को विवश कर देती हैं। क्योंकि जो मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाएं हैं, इनकी सोचने की क्षमता उतनी नहीं होती है, तो ये आसानी से किसी पर विश्वास कर लेती हैं। उन्हें आसानी से भी कोई चाल चलकर रिश्वत के फेर में बलपूर्वक अपना शिकार बना लेता है, क्योंकि उन्हें बैड टच गुड टच के बारे में भी अंतर नहीं पता होता है। मानसिक और बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, इनके साथ बड़े पैमाने पर उत्पीड़न के ऐसे मामले आते हैं, जहां उनका उत्पीड़न उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो उनकी देखभाल का जिम्मा लेते हैं। यानी कि जो पुरुष देखभाल का जिम्मा ले रहा है या जो स्त्री देखभाल का जिम्मा ले रही है, वही उनका क्या कर रही है, शोषण कर रही है। ऐसे बहुत सारे एनजीओस में जो कंप्लेन आई भी हैं, क्योंकि जो उत्पीड़न कर रहा है उसे ये पता होता है कि ये महिला कभी भी अपने उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत नहीं करेगी। क्योंकि ये शिकायत करेगी तो किससे करेगी? उत्पीड़क जानते ही ये बंदा क्या है, मूक है, बधिर है, इसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, ये अपनी शिकायतें कहाँ दर्ज करवा पाएंगी? और इसके अलावा जो दिव्यांगजन महिलाएं हैं, इन्हें आज्ञाकारी और निष्क्रिय रहना सिखाया जाता है। तो समाज में इनका शोषण बहुत ज़्यादा आसानी से हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि अगर ये आवाज़ उठाएं भी तो इनको कौन सहायता करेगा? तो देखा जाए तो इनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बेकार है, और अगर इनके साथ हिंसा हो रहा है, उत्पीड़न हो रही है, तो ये आवाज़ भी नहीं उठा सकती हैं। अब देखो, ये ना बाहर आवाजाही भी नहीं कर सकती, यानी कि शारीरिक सुगमता और आवागमन। क्योंकि हमारे देश में देखो, घूमने का जो कार्य है वो स्वतंत्रता पूर्वक ही कर सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है वही जा सकते हैं। और महिलाओं को तो ये माना जाता है कि भैया तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इवन जो महिला अपने शरीर से बिल्कुल सही है, उसे भी घर से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ऐसे में जो दिव्यांग महिलाएं, उनकी स्थिति तो और भी बदतर हो जाती है। सार्वजनिक परिवहन की खराब स्थिति है, सड़कें खराब हैं, सड़क है ही नहीं कई जगह, सड़कों पर सही ढंग से रोशनी नहीं है, उचित सुरक्षा का अभाव है, जिसकी वजह से दिव्यांग महिलाओं को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दिव्यांग महिलाएं बिना किसी की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती। ऐसे में सबसे पहले उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो उन्हें घुमाए। उसके बाद भी सड़कें खराब हैं, गड्ढे हैं, आप देख सकते हैं, एक आम व्यक्ति भी चलने में दिक्कत करता है, तो ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति कैसे चलेगा? तो सार्वजनिक स्थानों पर बहुत सारी दिव्यांग महिलाओं को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। बहुत सारी दिव्यांग महिलाओं ने अपनी समस्याओं को अनुभव ये बताया कि जब वो घर से बाहर जाती हैं तो लंबे समय तक वो कुछ नहीं खाती हैं, कुछ नहीं पीती हैं। उसका रीज़न ये है कि कहीं उन्हें शौचालय ना जाना पड़ जाए। उसका रीज़न ये है कि भारत के जो शौचालय हैं, जो सार्वजनिक शौचालय हैं, वो बहुत गंदे हैं, बदबूदार हैं। अक्सर ज़मीन पर ही बने हैं बिना किसी ऊंचाई की वजह से। ऐसे में दिव्यांग व्यक्ति बेचारे उसमें कैसे जाएं? उस गंदगी का सामना ये कैसे करें? तो ऐसे में जो दिव्यांग महिलाएं मोस्टली घर की चार दीवारियों में ही कैद रहती हैं और अकेलेपन का शिकार हो जाती हैं। ये स्कूल नहीं जा पाती, मित्र नहीं बना पाती, रिश्तेदार और पड़ोसियों के यहाँ जाने का इन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। ऐसे में हताशा और अजनबीपन का शिकार हो जाती हैं, अयोग्य रह जाती हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की, रोजगार की और ट्रेनिंग की। तो अनेक दिव्यांग महिलाएं स्कूल नहीं जा पाती। उनकी स्थिति के साथ बड़े पैमाने पर सामाजिक लांछन जुड़े होते हैं, जिसके कारण परिवार के लोग दुनिया की नज़रों से उन्हें छिपा कर रखते हैं। चूंकि महिलाएं घर का सम्मान होती है, तो ये माना जाता है कि जो दिव्यांग महिला है, इससे क्या होगा, उसकी बहनों की शादी नहीं होगी। परिवार वालों को डर रहता है अगर ये दिव्यांग लड़की घर से बाहर जाएगी तो परिवार की बदनामी होगी, परिवार की अन्य लड़कियों का विवाह करना दुष्कर हो जाएगा। ऐसे विशेष विद्यालयों, व्यावसायिक केंद्र जहाँ दिव्यांग महिलाओं के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध हों, ये शहरों में ही होते हैं। तो ऐसे में जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो ग्रामीण दिव्यांग महिलाएं हैं, ये नहीं जा सकती हैं। और ऐसे में जो दिव्यांग महिलाएं हैं, परिवार के लिए वो बोझ मानी जाती हैं। तो परिवार उसके लिए जो हॉस्टल्स की सुविधाएं हैं,
छात्रावास की जो सुविधाएँ हैं या फिर जो स्कूल की सेवा वो नहीं जुटा पाते। उनका मानना है कि और बच्चों पर हमें ध्यान देना चाहिए बजाय इसके। तो इसकी वजह से उनका एजुकेशन लेवल लो रहता है। इसके अलावा जब उनके पास एजुकेशन नहीं है तो प्रशिक्षण नहीं होगा और प्रशिक्षण नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा। ऐसे में उनके अगर माता-पिता की मृत्यु हो जाए तो उनकी स्वतंत्र देखभाल के लिए कोई भी धनराशि नहीं होती और समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार की हमने बात कर ली। हमने ये भी देखा कि बहुत सारी जो दिव्यांग महिलाएँ हैं, जो दिव्यांग लड़कियाँ हैं, इन्हें बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्याएँ भी झेलनी पड़ती हैं। देखो यहाँ पर ना ये हेडिंग दोबारा आ गई है, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पर ना स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखो शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार की बात यहाँ कर ली, तो जो ये है ना 10.11 वाली जो है, ये ना स्वास्थ्य की बात कर रहा है, शिक्षा की बात नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ मिसप्रिंट हो गई किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं को बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएँ उठानी पड़ती हैं। इसके लिए लंबे समय तक उन्हें इलाज करवाना पड़ता है, लंबे समय तक उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, व्यावसायिक चिकित्सा होती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, विशेष न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये सब बहुत खर्चीले होते हैं। जैसे उन्हें अगर सुनने की मशीन खरीदनी है, व्हील चेयर खरीदनी है, चलने फिरने के लिए कृत्रिम अंग करवाना है, तो निर्धन परिवार इस खर्चे को नहीं उठा सकते। परिणामतः उन्हें ये भी डर लगता है कि कहीं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। ऐसे में उन्हें लज्जा आती है, शर्म आती है, जिसकी वजह से भी इनको बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। फुर्सत की गतिविधियों की बात करें तो देखो भाई, एक मनुष्य जो है ये चाहता है कि फुर्सत के क्षण कुछ इस टाइप से हों कि वो आनंद पूर्वक अपना जीवन जी सके, क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि वो घर से बाहर जाए, घूमे, धार्मिक समारोह में शामिल हो, शादियों में जाए, तो ताकि अपना जो जीवन है वो थोड़ा सा मनोरंजक बना रहे। लेकिन अभी हमने पढ़ लिया, जो दिव्यांग महिलाएं हैं, दिव्यांग पुरुष हैं, इन्हें क्या है, ये बाहर आ जा नहीं सकते, इन्हें किसी और पर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसकी वजह से आवागमन की जो समस्याएं हैं, परिवहन की जो समस्याएं हैं, घर में कैद बना देती हैं इनको। इससे इनको अपने साथियों के साथ जुड़ने में दिक्कत होती है, मित्र बनाने में दिक्कत होती है। एक जो सोशल साइट से जुड़ सकते हैं वो भी नहीं हो पाता है। पारिवारिक आयोजन है, धार्मिक समारोह, इसमें ये शामिल नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अलग थलग पड़े रहते हैं। इनका जीवन बड़ा निराश हो जाता है, बड़ा नीरस हो जाता है, बड़ा उबाऊ हो जाता है। सार्वजनिक स्थान पे जा नहीं पाते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए उतनी सुविधाएं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं हैं। तो ऐसे में जो ये फुर्सत की गतिविधियां हैं, भोजन करने, फिल्म देखने के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं, तो ये पीड़ादायक अनुभव बना देते हैं। और अगर इन्हें किसी को कहीं ले जाया जाए तो भी अकेलेपन का शिकार करते हैं, क्योंकि समाज इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पैर नहीं है, तो उसे व्हील चेयर पर बैठना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है, और उसकी जो व्हील चेयर होती है वो अलग होती है, क्योंकि कुर्सियों के बीच में व्हील चेयर नहीं लगा सकते। तो ऐसे में उसे अकेले बैठ देखना पड़ता है, तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे में पता चलता है कि दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन हर स्तर पर होता है, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, वैवाहिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, घर परिवार के स्तर पर हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, हर जगह हिंसा का सामना उन्हें हर जगह करना ही पड़ता है। तो दिव्यांगता के अधिकारों की बात तो हर जगह की जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि दिव्यांग अधिकार आंदोलन दुनिया भर में चल रहे हैं, भारत में भी चल रहे हैं, लेकिन इन पे पुरुष वर्चस्व रहा है। महिलाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान देना चाहिए। 1995 में जो बीजिंग घोषणा की गई, महिलाओं के लिए जो सम्मेलन रखे गए, दिव्यांग लोगों के लिए जो बातें की गई, वो सिर्फ बातें कागजों पर ही रह गई हैं। ज़मीनी स्तर पर उनका लागू होना अभी भी रुका हुआ है। ज़मीनी स्तर पर अभी भी दिव्यांग लोगों को उतने ही ज़्यादा शोषण का शिकार होना पड़ रहा है जितना ज़्यादा उनके साथ शोषण किया जा रहा है। ऐसे में पुरुष तो पुरुष, स्त्रियों का उससे भी ज़्यादा बद से बदतर तरीके से शोषण कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर पुरुष और स्त्री की बात नहीं है, बात यह है कि ह्यूमंस के साथ समस्याएं हो रही हैं। हम यहाँ स्त्री और पुरुषों को अलग नज़रों से नहीं देख सकते। हमें देखना होगा कि शोषण तो हो ही रहा है, कम और ज़्यादा से लेना देना नहीं है, शोषण होना ही नहीं चाहिए। तो आई होप सो इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि दिव्यांगता के संदर्भ में जेंडर के मुद्दों की विस्तार से व्याख्या कीजिए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। आगे चैप्टर में सारांश आ गया है, चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप सो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट में देखो, कमेंट जरूर करो कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करो, अपना समर्थन हमें देते रहो, ताकि हम इसी तरीके से पूरे पूरे कोर्स को आपको कंप्लीट करवा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।